हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसका अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 में पूछा जा सकता है या 1980 से 2021 तक जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि अब पूरे फिजिक्स का अगर अपने से करिएगा तो लगभग आप लोग को 5 से 7 हज़ार क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, लेकिन इसमें से हम काट छाँट कर जो भी हमको लगेगा 2022 में पूछ सकता है या जो भी पूछा गया है 1980 से 2021 तक 200 VVI लघु उत्तरीय प्रश्न हम कराएंगे। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, और 50 या 100 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराना पड़ेगा जो 5 नंबर का आता है। ये 3 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। यह मेरा चैनल है, अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वाला स्मार्ट स्टडी 2.0, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 14-15 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। तो यहाँ दो आवेशों के बीच के परिणाम तथा इसके मध्य के दूरी के जो भी गुणनफल होता है उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। दो आवेशों में एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, तो इनके बीच के जो भी दूरी होता है परिणाम और उसके मध्य के बीच के दूरी के गुणनफल को ही विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। बहुत इजी है। तो आवेशों के परिणाम तथा इसके मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसका SI मात्रक लिखना है, तो इसका SI मात्रक यहाँ लिखे हैं हम। इसका SI मात्रक, इसको कूलाम्ब मीटर पढ़ा जाता है। C से कूलाम्ब, M से मीटर। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इस तरह, कूलाम्ब मीटर। यहाँ तो 1000 बार से बेसी बार पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो, लेकिन लघु उत्तरीय में पूछेगा तो इसका डेफिनेशन भी देना पड़ेगा। तो बहुत इजी है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, एक आवेश है, एक प्लस वाला है। इसके बीच के दूरी के जो भी गुणनफल है उसी को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछता है। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिए पूछा गया है 2019 में। संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। संधारित्र कुछ नहीं होता है, जब बिजली के खंभे से ले जाया जाता है करंट, जो अंतिम छोर होता है वहाँ में बहुत अधिक मात्रा में एक छोटा ही होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा या आवेश संचित रहता है। यह संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में अत्यधिक आवेशों की मात्रा या ऊर्जा को संचित रखता है, यानी एकत्रित करके रखता है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम को लिखें। यहाँ बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी जाता है। जैसे देख सकते हैं 2006 में, 7 में, 10 में, 16 में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो किरचॉफ के नियम या किरचॉफ का नियम यह कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाला जो भी आवेश है, मान लीजिए इधर से जा रहा है, आने वाला कुल आवेश और जाने वाला कुल आवेश के योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी जो आवेश होता है वो नष्ट नहीं होता है, दोनों तरफ बराबर ही होता है। तो लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसमें कुछ नहीं देखना है, जो भी आवेश इधर से जाएगा किसी बिंदु पर उसका मान और आने वाला जो भी
आवेश होगा उसका मान दोनों आपस में बराबर होता है। यही यह नियम करता है। अगर यह 5 नंबर में पूछा जाएगा तो थोड़ा और इसको अधिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन 2-3 नंबर में पूछा जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ दिखा दिए हैं। इधर से जो आवेश देखिए जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, और इधर जो भी गया है आने वाला आवेश, वह दोनों आपस में बराबर होता है। जैसे कि यहाँ नीचे हम देखिए लिखे हैं I1 + I2 बराबर I3 + I4 + I5, यानी कि इधर से जो आवेश जा रहा है इधर से जा रहा है, और जो आने वाला वो आवेश है वह आपस में बराबर होता है, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं। तो इसको पूरा आप लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये वाला भी फिगर बना लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम। यहाँ भी देखिए कितना बार पूछा गया है। 99 में पूछा गया है, 13 में, 16 में, 19 में, झारखंड बोर्ड में भी पूछा गया है 2009 में। लेंज का नियम क्या है? तो यह एक ऐसा होता है, प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होता है वह जिस से उत्पन्न होता है उसी को विरोध करता है। लेंज का नियम, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल यानी कि EMF प्रेरित हो जाती है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरण के कारण को ही विरोध करती हैं, यानी जिससे यहाँ उत्पन्न होती है उसी को ही विरोध करती हैं। बस इतना आप बात याद रखिएगा, लिखा जाएगा। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि शंट क्या है? शंट क्या है? शंट कुछ नहीं है, एक तांबे की प्लेट की तरह होता है जिसे समानांतर क्रम में प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है। जब कोई भी विद्युत परिपथ बनाया जाता है तो इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह तांबे का होता है। जब यह उसमें बहुत अधिक मात्रा में धारा जाता है तो यह क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद जो भी उसमें उपकरण होता है वह जलने से बच जाता है। तो शंट यानी कि गैल्वेनोमीटर के साथ अब आप लोग पूछिएगा गैल्वेनोमीटर क्या है? तो यहाँ एक धारा मापी ही है, धारा का पता लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है, इसे शंट कहा जाता है। यहाँ बहुत शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं क्योंकि इस बार लॉकडाउन भी है और क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा ही पूछेगा। इसका उपयोग का बात की जाए कि आखिर शंट का उपयोग परिपथ में क्यों किया जाता है, यहाँ लिखे हैं देखिए, गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए भी किया जाता है। या और लिख सकते हैं जो भी उपकरण परिपथ में लगा रहता है उसको भी यह बचाता है, रक्षा करता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको एकदम वीडियो रोक रोक कर आप सब लिख लीजिएगा। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? तो ये सब 10वां कक्षा में ही पढ़ना है। परिवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। तो मान लीजिए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मान लीजिए कि ये कोई सतह है या मिरर है, दर्पण है। इधर से जब प्रकाश आता है तो इधर फिर क्या होता है, लौट जाता है। तो इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, जो इधर से लौट जाता है। तो यह पूरा ना लौट कर यहाँ 90 डिग्री पर लौटता है। इसको हम देख लेते हैं पहले। 7 नंबर, पूर्ण क्रांति कोण क्या है? तो आपतन कोण, आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री पर हो जाती है, क्रांति कोण या क्रांति कोण कहलाता है। यहाँ कोण कर लीजिएगा, क्रांति कोण कहलाता है। यानी 90 डिग्री पर जब वो लौटता है लंबवत। 90 डिग्री क्या होता है, मान लीजिए कोई मिरर है, इधर से आया एकदम 90 डिग्री पर लौट गया, क्रांति कोण यही होता है। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है
यहाँ भी देखिए कितना बार 16 में पूछा गया है, झारखंड बोर्ड 2009 में पूछा गया है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है तो आपतित किरण विरल माध्यम से गमन नहीं कर पाती हैं तथा सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। यह घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई मिरर है, इधर से प्रकाश आया और फिर एकदम सेम डायरेक्शन में इसी में लौट जाता है, उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यहाँ इस तरफ विक्षेपित ना होकर इस तरफ परिवर्तित ना होकर और जिस लाइन में आता है सेम उसी लाइन में लौट जाता है, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बहुत सारा एग्जाम्पल हैं, जैसे हीरा का चमकना। हीरा अंधेरे में भी चमकता है, वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। 7 नंबर तो बता दिए हैं। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर भी देखिए 1984, 90, 2005 में यह सब क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहे प्रकाश के व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? आप अगर 10वां का फिजिक्स अच्छा से पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको याद ही होगा। दो काला संबंध स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश तरंग के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे साबुन के बुलबुले जब निकालता है तो उसमें कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। यह सब व्यक्तिकरण का ही उदाहरण है। तो दो काला संबंध स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश, या किसी आप कमरे में होंगे तो वहाँ से जो छोटा छिद्र होता है उसमें जो प्रकाश आता है तो उसमें धूलकण जो होते हैं चमकते नजर आते हैं, यही व्यक्तिकरण है। दो काला संबंध से निकलने वाले प्रकाश तरंग के अध्यारोपण एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाता है के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है लेजर प्रकाश क्या है? इसका उपयोग को भी बताना है। यानी लेजर आप लोग देखे भी होंगे, लेजर प्रकाश यानी कि प्रकाश क्या, लाइट, लेजर लाइट। यही बोल रहा है लेजर लाइट के गुण तथा इसके उपयोग को लिखें। तो लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है। एक वर्णी कहने का मतलब जब लेजर लाइट आप बारिएगा तो इसका प्रकाश फैलता नहीं है, सीधे जहाँ जाना है, जहाँ आपका टारगेट है वहीं पे जाता है, यह फैलता नहीं है। जैसे कि अन्य टॉर्च को जब बारिएगा तो इसका प्रकाश जो होता है इधर उधर फैल जाता है, लेकिन जो लेजर लाइट होता है इसका प्रकाश एक वर्णी होता है, एकदम सीधा जाएगा, जहाँ आपका टारगेट होगा वहीं पे। यह अति काला संबंध होता है, फैलता भी नहीं है। यह अति दिशात्मक होता है, दिशात्मक यानी कि जिस दिशा में एक ही दिशा में जाएगा। जैसे आप इधर बारिएगा तो सेम इधर ही जाएगा, लेकिन अन्य प्रकाश होता है इधर बारिएगा तो इसका प्रकाश इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। तो लेजर एक वर्णी होता है और यह काला संबंध होता है और यह अति दिशात्मक होता है, यानी एक ही दिशा में जाता है। इसका उपयोग का बात कर लेते हैं। हीरे में छोटे छिद्र करने में या चिकित्सक विज्ञान में भी किया जाता है। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है डोपिंग क्या है? तो डोपिंग कुछ खास नहीं है। डोपिंग अर्धचालक में उचित अशुद्धियों मिला दिया जाता है, इसी को डोपिंग कहा जाता है। यानी कुछ पदार्थ अर्धचालक होता है, न तो चालक होता है न कुचालक होता है, उसमें कुछ चालकता का भी गुण होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। तो इसमें अशुद्धियों मिलाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? डोपिंग कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय को लिखें। यह तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गॉस के प्रमेय को लिखे। या तो 5 नंबर में या 3 नंबर या 2 नंबर में हमेशा पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ लिख दिए हैं 85 में, 92 में, 96, 99, 2009 में, 12 में, 14 में, 17 में पूछा गया था। झारखंड बोर्ड 2007 में, 9 में भी पूछा गया है कि
गॉस की प्रमेय को लिखे। तो होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/इप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन, 1/इप्सिलॉन होता है, 1/इप्सिलॉन होता है, जैसे 1/इप्सिलॉन गुना होता है। यहाँ देखिए इसको बनाया गया है, इसको भी आप लोग बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। ये वाला एक विद्युत बंद परिपथ बना दिया गया है, इस तरह विद्युत बंद परिपथ है। इसमें देखिए एक Q प्लस आवेश है, लिखे फाई बराबर Q/इप्सिलॉन, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/इप्सिलॉन गुना होता है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये वाला फिगर जो बनाए हैं इसको भी बना लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रा लिखें। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाएं, यानी विद्युत क्षेत्र आप लोग समझते होंगे, उस किसी भी जैसे चुंबक का भी एक क्षेत्र होता है, जितने दूर के वो किसी वस्तु को आकर्षित कर लेता है, उसी तरह एक विद्युत क्षेत्र होता है। तो बोल रहा है विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका एसआई मात्रक यहाँ लिख दिए हैं। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं न्यूटन, एन से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये बाटा में है। यह भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम क्या है। यह 10th में भी आप लोगों को पढ़ना है। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाइए कि तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा तीनों, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, तीनों 90 डिग्री पर होना चाहिए। फैलाए कि तर्जनी, मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंब हो, लंब यानी कि 90 डिग्री पर हो। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा चुंबकीय धारा की दिशा को बताता है। इसमें आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, एक ठो रख सकते हैं, जैसे अंगूठा जो है बल की दिशा को दिखाता है। तो आप लोग के हाथ में 5 उंगलियां हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बल किस में होता है, तो अंगूठे में होता है। यानी किसी चीज़ को दाबना है, अगर अंगूठे से आप दाब दीजिएगा तो उस पर अधिक फोर्स यानी कि अधिक बल लगता है। तो फ्लेमिंग का जो हस्त नियम है उसमें जो अंगूठा होता है वह बल के दिशा को निरूपित करता है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा जो है वह धारा की दिशा को निरूपित करता है। चौदह नंबर है लॉरेंज बल क्या है। तो जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो जहाँ विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो आवेशित कण क्रियाशील कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। यानी कि जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गुजरता हो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी हो और विद्युतीय क्षेत्र भी हो, यानी कि दोनों क्षेत्र उपस्थित हो, तो आवेशित कण पर क्रियाशील कुल बल, तो उस कण पर जो भी बल लगेगा उस दोनों के द्वारा, उसी बल को लॉरेंस बल कहते हैं। यह भी देखिए पूछा गया है 2019 में। 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 15 जो नंबर क्वेश्चन है मॉडुलन क्या है, इसका प्रकार लिखे। प्रकार निम्न आवृत्ति के संकेतों को उच्च आवृत्ति के संकेतों पर आरोपित करने की क्रिया को मॉडुलन कहते हैं। आप लोग आवृत्ति क्या होगा, तो 1 सेकंड में किसी द्वारा जो भी वाइब्रेट किया जाता है वो इसी को आवृत्ति कहते हैं। इसका प्रकार भी होता है
आयाम मंडलम होता है, आवृत्ति मंडलम होता है, लिख सकते हैं आप। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किरण का उपयोग क्या है। एक्स किरण किन्हीं दो गुणों को लिखें। एक्स किरण जो है, किरण का मतलब होता है रे, RAY रे, तो पढ़ेंगे एक्स रे। इसका गुण है किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसी के द्वारा एक्सरा उक्सरा किया जाता है। टूटी फूटी हड्डियों को जो भी एक्सरा किया जाता है, यही है एक्स रे। रे मतलब किरण, एक्स रे यह है किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी प्रकाश का जितना वेग होता है उतना ही वेग इसका भी होता है, लगभग उसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जैसे प्रकाश का वेग आप लोग जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। एक्स किरण विद्युत क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। यानी एक्स किरण को जो या चुंबकीय क्षेत्र में आप ले जाइए या विद्युतीय क्षेत्र में ले जाइए, वह विक्षेपित नहीं होता है, यही इसका गुण है। 17 नंबर क्वेश्चन है, यह भी देखिए पूछा गया है। 84 में, 93, 97, 2019 में भी पूछा गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का परिकिरण नीले रंगों से कम होता है। यानी कि जिस भी प्रकाश का परिकिरण हो जाता है वह आकाश में ही रह जाता है, यानी इधर उधर छितरा आ जाता है, जिससे वह हम लोग को अधिक दिखाई नहीं देता है। तो लाल रंग का जो परिकिरण है नीले रंगों से कम होता है, तथा लाल रंगों का तरंगदैर्घ्य नीले रंगों से अधिक होता है। यानी जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वह अधिक दिखाई देता है। लाल रंगों का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, यही कारण है कि नीले रंग ऊपर ही फैल जाती हैं तथा लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं, जिससे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। यहाँ भी 10th का ही क्वेश्चन है, लेकिन 12th में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि 12th में भी प्रकाश चैप्टर दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो यह बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी अवरोध के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इन किसी अवरोधक ज्यामिति है और उसे जो प्रकाश मुड़ जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक दीवारें हैं, ऐसा इधर से प्रकाश आया मुड़ गया। अवरोधक ज्यामिति छाया के प्रकाश में मुड़ने की घटना और छाया के प्रकाश में जो भी मुड़ता है उसी को विवर्तन कहते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन शायद तो नहीं, 19 नंबर क्वेश्चन शायद छूट गया है, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। 19 नंबर क्वेश्चन नहीं है, सीधा 18 से 20 है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण को लिखें। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का 2 गुण है कि यह चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित मतलब हटना होता है और आकर्षित मतलब सटना। तो यहाँ चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तीव्रता ऋणात्मक होता है। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देखे हैं। इस सीरीज को 200 क्वेश्चन जब तक नहीं पूरेगा जब तक हम चलाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। क्योंकि यह सीरीज 200 क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय हैं उसको हम कराएंगे और लगभग 50 या 100 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय कराएंगे। और उतना आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में संभव है कि आप आराम से 70 या 80 नंबर ला सकते हैं। लेकिन आप अपने से मेहनत करिएगा, तब इसको लिखिएगा, कॉपी में लिख कर रखिए, बार बार देखिए वीडियो को ताकि याद हो जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।